हेलो एवरीवन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इसके पहले के लेक्चर में हम चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिए थे, यानी डिफिनीशन क्लॉज हमने कंप्लीट कर लिया था। इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 को पढ़ेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक उसको पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम बैरेट की लैंग्वेज पढ़ेंगे, फिर उसे हम आसान भाषा में आपको समझाएंगे। अगर आपने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप पहले उससे देखिए, फिर आके इसे देखिए। और अगर आप पहले इससे देख रहे हैं तब भी आपको समझ में आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। पार्ट 1 हमने पढ़ा था, पार्ट 1 में केवल एक चैप्टर है, चैप्टर 1। अब पार्ट 2 में पहला चैप्टर 2 है, इसका नाम है रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सेक्शन 3 एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इश्यू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। सेक्शन 3 कहता है एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट और प्रोसीडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इश्यू एंड सच अदर फैक्ट्स एज आर हेरिनआफ्टर डिक्लेयर टू बी रिलेवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। सेक्शन 3 ये बताता है कि एविडेंस अगर आपको देना है किसी सूट या प्रोसीडिंग में तो आप किसी फैक्ट इन इश्यू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का एविडेंस दे सकते हैं। एक तो फैक्ट इन इश्यू के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का एविडेंस दे सकते हो, दूसरा अदर फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का एविडेंस दे सकते हैं जो अदर फैक्ट्स इस एक्ट के प्रोविज़न के तहत रेलिवेंट डिक्लेयर किए गए हैं, और किसी फैक्ट्स का आप एविडेंस नहीं दे सकते। मतलब एविडेंस केवल 2 फैक्ट्स का दिया जा सकता है, पहला फैक्ट इन इश्यू का और दूसरा रेलिवेंट फैक्ट का एविडेंस। एक्सप्लेनेशन में बताया गया है दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। अगर सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड किसी लॉ ने किसी पर्सन को डिसइंटाइटल्ड कर दिया है, किस लिए डिसइंटाइटल्ड कर दिया है? टू प्रूव बाई एनी provision of the law for the time being in force, the person is disentitled to prove by any provision of law। तो यह सेक्शन इनेबल नहीं करेगा उस व्यक्ति को एविडेंस देने के लिए। मतलब यह है कि अगर किसी सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स जो लॉ है, उस लॉ ने किसी पर्सन को डिसइंटाइटल्ड कर दिया है टू प्रूव बाय एनी प्रोविज़न। मतलब अगर उस लॉ ने, सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ ने किसी पर्सन को डिसइंटाइटल कर दिया कि तुम इसको प्रूव नहीं कर सकते, तो वो सेक्शन, तो जो सेक्शन 3 है वो इनेबल नहीं करेगा उस पर्सन को उसका एविडेंस देने के लिए। कुल मिला के ये बात है कि सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड लॉ अगर मना कर रहा है एविडेंस देने के लिए तो सेक्शन 3 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम उससे इंटाइटल नहीं कर देगा कि तुम आके एविडेंस दे दो। इलस्ट्रेशन में बताया गया है ए इज़ ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ द बी बाई बीटिंग हिम विथ ए क्लब, क्लब मतलब लाठी, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ। एट एज ट्रायल द फॉलोइंग फैक्ट्स आर इन इश्यू। First, A is beating B with the club. A is causing B's death by such beating. A is intention to cause B's death। मतलब इलस्ट्रेशन ये कह रहा है कि A को अगर ट्राई किया जा रहा है B के मर्डर के लिए, और कैसे मर्डर कैसे हुआ, उसको क्लब से पीट कर मर्डर के लिए ट्राई किया जा रहा है। मतलब A के ऊपर यह आरोप है, A का विचारण इस बात पर चल रहा है कि A ने B को जान से मार दिया, हत्या कर दी है उसको लाठी से मार कर, और उसका इंटेंशन भी था डेथ कॉज करने का। तो ए के ट्रायल में कौन कौन से फैक्ट इश्यू होंगे? यह फैक्ट कि क्या ए ने बी को क्लब से मारा, कि क्या उस बीटिंग के कारण बी की डेथ हुई, कि क्या उसका इंटेंशन था। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि किसी भी केस के, किसी भी ऑफेंस में फैक्ट इन इश्यू वही बनते हैं जो उस ऑफेंस के एसेंशियल्स रहते हैं। तो इस केस में ये सब फैक्ट इन इश्यू है। इलस्ट्रेशन भी है ए सूटर डज नॉट ब्रिंग विथ हिम एंड हैव इन रेडीनेस फॉर द प्रोडक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ द केस ए बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज। दिस सेक्शन डज नॉट इनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट एट सब्सीक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। मतलब अगर कोई एक वादकारी, सूटर मतलब जिसने सूट फाइल किया है,
वो अपने साथ नहीं लाता है, तैयार नहीं रखता है फर्स्ट हीयरिंग में प्रोड्यूस करने के लिए एक ऐसा बॉन्ड जिस पर वो रिलाई करता है। तो ये सेक्शन उसको इनेबल नहीं करता कि वो बॉन्ड को प्रोड्यूस करे या बॉन्ड को प्रूव करे सब्सीक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पर। हाँ, अगर कोई इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द CPC अगर कहता है तो हो सकता है, अदरवाइज अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब इसमें इसका कहना ये है कि अगर एक वादकारी जो है वो अपने साथ नहीं लाता है या तैयार नहीं रखता है फर्स्ट हीयरिंग में प्रोड्यूस करने के लिए एक ऐसा बॉन्ड जिस पर वो रिलाई करता है, तो यह सेक्शन उसे इनेबल नहीं करता है कि वो उस बॉन्ड को प्रोड्यूस करे और प्रूफ करे सब्सीक्वेंट स्टेज ऑफ प्रोसीडिंग पर। कैसे अलाउ नहीं करता है? अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड इन CPC। मतलब जो CPC में कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड है उसके अदरवाइज जा करके, उससे अन्यथा ये सेक्शन जो है उसको अलाउ नहीं करता है। ठीक है, CPC का उल्लंघन करके ये जो सेक्शन 3 है ये किसी को अलाउ नहीं करेगा कि आप सब्सीक्वेंट स्टेज पर जा करके उस बॉन्ड को प्रोड्यूस करें। ठीक है, ऐसा अलाउ नहीं किया जाएगा। अब अगला है क्लोजली कनेक्टेड फैक्ट्स। इसमें अब हम सेक्शन 4 देखेंगे। सेक्शन 4 डील्स विद द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। इसे रेस जेस्टी भी कहा जाता है इस सेक्शन को। Section 4 deals with the facts which, though not in issue, are so connected with fact in issue or a relevant fact as to form part of same transaction are relevant whether they occurred at the same time and place or at different time and place। कहने का मतलब ये है कि ऐसे फैक्ट्स जो इश्यू में तो नहीं है लेकिन वो इस प्रकार से कनेक्टेड है फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट्स है कि वो सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं, तो वो फैक्ट रेलिवेंट हो जाते हैं चाहे वो अकर हुए हैं सेम टाइम एंड प्लेस पर या डिफरेंट टाइम एंड प्लेस पर। ठीक है, इलस्ट्रेशन से समझेंगे तो समझ में आएगी। इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन ए है, ए इज एक्यूज ऑफ मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम। वॉट एवर वॉज सेड और डन बाई ए और बी और द बाई स्टैंडर्ड्स एट द बीटिंग और so shortly before or after it has to form the part of the transaction is a relevant fact। इलस्ट्रेशन कहता है कि ए के ऊपर एक्यूजेशन लगा है कि उसने बी को पीट कर उसकी हत्या कर दी, तो जो कुछ भी कहा गया या किया गया ए के द्वारा, बी के द्वारा या जो वहाँ पे लोग खड़े थे उनके द्वारा उस बीटिंग के दौरान या उस बीटिंग के थोड़ा सा पहले या थोड़ा सा बाद में, शॉर्टली बिफोर और आफ्टर इट, तो वो सब सेम ट्रांजैक्शन का पार्ट फॉर्म करता है और वो रिलेवेंट है। जैसे एक व्यक्ति दूसरे को पीट रहा है तो उस समय जो पीट रहा है और जो मार खा रहा है उसने क्या कहा, क्या किया, जो आसपास लोग खड़े हैं उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी, ये सब रिलेवेंट हो जाता है। कब? अगर ये उसको पिटने के थोड़ा सा पहले या पिटने के थोड़ा सा बाद। अब यहाँ पे टाइम मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मैटर ये करता है कि किसी को इतना टाइम ना मिल गया हो कि वो फैक्ट्स को मैनिपुलेट कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैटर करता है, आगे और डिटेल में समझेंगे। इलस्ट्रेशन बी है, ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वार अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाई टेकिंग पार्ट इन एन आर्म्ड इंसरेक्शन in which the property is destroyed, troops are attacked and jails are broken open. The occurrence of these facts is relevant as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them। A के ऊपर एक्यूजेशन लगा है कि उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट वार वेज किया है। कैसे? क्योंकि उसने हिस्सा ले लिया है किसी आर्म्ड इंसरेक्शन में, जिस आर्म्ड इंसरेक्शन में प्रॉपर्टी नष्ट की गई, ट्रूप्स पर अटैक किया गया, जेल तोड़े गए। तो ये जो फैक्ट्स हैं, इन फैक्ट्स का जो अकरेंस है ये रेलेवेंट है। क्यों इन फैक्ट्स का प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय, ट्रूप्स अटैक्ड और जेल ब्रोकन, ये सब फैक्ट्स का अकरेंस क्यों रेलेवेंट है? क्योंकि ये पार्ट फॉर्म कर रहे हैं सेम ट्रांजैक्शन का, पार्ट फॉर्म कर रहे हैं जनरल ट्रांजैक्शन का। अब ये रेलेवेंट हैं, भले ही ए जो है जिसके ऊपर आरोप लगा है वो प्रेजेंट ना रहा हो सभी जगहों पर, फिर भी ये फैक्ट्स रिलेवेंट है। अब इलस्ट्रेशन सी देखते हैं। ए sues B for a libel contained in a letter forming part of the correspondence. Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself। एक
बी को शो करता है एक लिबल के लिए, जो लिबल अपमान लेख एक प्रकार का है, उसको डिफेम करने का प्रयास किया गया है। ए बी को शो करता है एक लिबल के लिए, जो लिबल एक लेटर में कंटेन्ड है, और वो लेटर जो है वो एक करस्पॉन्डेंस का पार्ट है, मतलब वो लेटर एक्सचेंज हुआ है और उसके पहले उसके बाद में और भी लेटर एक्सचेंज हुए हैं उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो जो लेटर्स पार्टीज़ के बीच में एक्सचेंज हुए हैं उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड लिबल आया है, और वो लेटर अगर करस्पॉन्डेंस का पार्ट फॉर्म कर रहे हैं तो वो सभी लेटर्स रिलेवेंट फैक्ट होंगे, भले ही उन लेटर्स में लेबल ना ही हो। ठीक है। अब इलस्ट्रेशन डी है, द क्वेश्चन इज वेदर सर्टेन गुड्स ऑर्डर्ड फ्रॉम बी वर डिलीवर्ड टू ए, द गुड्स वर डिलीवर्ड टू सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन सक्सेसिवली, ईच डिलीवरी इज अ रिलेवेंट फैक्ट। क्वेश्चन यह है कि क्या जो सामान बी से ऑर्डर किया गया था वो ए तक पहुंच गया है। तो जो गुड्स हैं वो डिलीवर्ड हुए हैं सेवरल इमीडिएट पर्सन्स को, तो प्रत्येक डिलीवरी रेलेवेंट फैक्ट। जैसे आप फ्लिपकार्ट या अमेज़ोन से कोई सामान मंगाते हैं तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि क्या उन लोगों ने आप तक सामान पहुंचाया, तो अगर वो ये प्रूफ कर देते हैं कि हमने सामान जो है सेवरल इंटरमीडिएट पर्सन्स को, मतलब किसी सिटी के हब को भेजा, फिर वहाँ से फिर सप्लायर डिलीवरी बॉय के पास गया, तो अगर एक दो ट्रांजैक्शन भी वो प्रूफ करते हैं तो उससे प्रूव नहीं हो जाएगा कि आपके पास सामान पहुंचा, वो रेलेवेंट फैक्ट होगा, प्रत्येक डिलीवरी रेलेवेंट फैक्ट होगी। ठीक है। अब सेक्शन 5 देखते हैं, फैक्ट्स विच आर ओकेजन कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। पढ़ते हैं फिर आसान भाषा में समझेंगे। फैक्ट्स विच आर द ओकेजन कॉज और इफेक्ट इमीडिएट और अदरवाइज ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यू, or which constitute the state of thing under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction are relevant। अब देखिए सेक्शन 5 ये कहता है कि वो फैक्ट जो ओकेजन फॉर्म करते हैं, जो कॉज है या जो इफ़ेक्ट है, अब चाहे कॉज इफेक्ट इमीडिएट हो या अदरवाइज हो, किसका ओकेजन कॉज इफेक्ट ऑफ रेलिवेंट फैक्ट का ओकेजन या कॉज और इफेक्ट, या फैक्ट इन इश्यू का ओकेजन या कॉज और इफेक्ट, या जो फैक्ट्स फॉर्म करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट ऑफ थिंग्स को। कौन सी स्टेट ऑफ थिंग? जिन स्टेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत वो हैपेंड हुए, या जो फैक्ट इन इश्यू या जो फैक्ट्स अपॉर्चुनिटी अफोर्ड करते हैं फॉर देयर अकरेंस और ट्रांजैक्शन और रिलेवेंट फैक्ट। हम समझ रहे हैं, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। सेक्शन 5 कहता है कि वो फैक्ट्स जो ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट हैं, इमीडिएट हैं या अदरवाइज है, किसके ओकेजन, कॉज या इफेक्ट हैं? रेलिवेंट फैक्ट के या फैक्ट इन इश्यू के, या जो फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट करते हैं स्टेट ऑफ थिंग। कौन सी स्टेट ऑफ थिंग कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? जिसके अंतर्गत वो एक्ट हैपेंड हुए हैं, या जो फैक्ट अपॉर्चुनिटी अफोर्ड करते हैं फॉर देयर अकरेंस या ट्रांजैक्शन, वो सभी फैक्ट्स रिलेवेंट। अब इलस्ट्रेशन देखेंगे तो समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन ये है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, द फैक्ट्स दैट शॉर्टली बिफोर द रॉबरी बी वेंट टू अ फेयर with money in his possession and that he showed it or mentioned that the fact he had it to third persons are relevant। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी को रॉब किया, यह फैक्ट की रॉबरी से थोड़ा सा पहले बी मेले में गया था पैसे के साथ और उसने अपना पैसा दिखाया था या मेंशन किया था कि उसके पास पैसा है, किसको? किसी थर्ड पर्सन। तो ये चीज़ें रेलिवेंट मानी जाएंगी। ठीक है, सेक्शन 5 के तहत। अब इलस्ट्रेशन बी है, द क्वेश्चन इज वेदर ए मर्डर्ड बी, द मार्क्स ऑन द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रगल एट और नियर द प्लेस वेयर द मर्डर वाज कमिटेड आर रेलिवेंट। क्वेश्चन ये है कि क्या ए ने बी का मर्डर किया है, तो ग्राउंड पर जो मार्क्स हैं, जो उनके बीच संघर्ष हुआ उससे कुछ ज़मीन पर निशान आए होंगे ना, वो जो मार्क्स हैं उस प्लेस पर जहाँ मर्डर हुआ था वो रेलिवेंट फैक्ट है। ठीक है, क्योंकि वो इफ़ेक्ट दिखा रहे हैं कि उस संघर्ष का क्या इफ़ेक्ट हुआ है। सी है, द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी, द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ बिफोर द सिम्टम्स एस्क्राइब टू पॉइजन एंड हैबिट्स ऑफ बी नोन टू ए विच अफोर्डेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन आर रेलिवेंट फैक्ट्स। प्रश्न यह है कि क्या ए ने बी को जहर दिया है,
तो बी की जो स्वास्थ्य की अवस्था थी, ठीक है, जो पॉइज़न के सिम्टम आने के पहले जो उसकी अवस्था थी, उसका हेल्थ स्टेटस जो था, और बी की जो हैबिट थी, वो सब ए को पता था, जिसके कारण ए को अपॉर्चुनिटी मिल गई फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन। तो इससे प्रूव नहीं हो जाएगा कि उसी ने पॉइजन किया है। हाँ, उसको प्रूव करने के लिए जो उसको जानकारी थी कि उसकी हेल्थ स्टेट क्या है, उसकी हैबिट्स क्या हैं, ये जानकारी रेलिवेंट मानी जाएगी, ठीक है। सफिशिएंट नहीं होगा, रेलिवेंट माना जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब अगले लेक्चर में हम सेक्शन 6 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करूँगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक चीज़ और, अगर मैंने जो आपको ये सरल भाषा में समझाया है, आप इसकी नोट्स चाहते हैं, देखिए जनरली क्या होता है, जो हमारे पास बैरक्स हैं उसमें या तो इंग्लिश में होता है या हिंदी में होता है, और हमें समझ तो आ जाता है इंग्लिश भी हिंदी भी, लेकिन अगर हम याद करने पे हैं तो सबसे जल्दी वो चीज़ याद होता है जो अपनी भाषा में लिखा हो, जो कि हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लिखा हो। देखो, कुछ शब्द हैं जो हिंदी में कठिन है, कुछ शब्द इंग्लिश में कठिन है, और ज़्यादातर शब्द हिंदी में भी सरल हैं, इंग्लिश में भी सरल हैं। तो जो शब्द जिसमें कठिन है उसको हटा करके हम दूसरी भाषा का शब्द लेके नोट्स बनाएंगे। मतलब हमारी नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगी, वो पढ़ते ही आपको आसानी से याद हो जाएगी। तो अगर आप इन सब्जेक्ट्स का नोट्स चाहते हैं सरल भाषा में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूँगा। थैंक यू।